हेलो डियर स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का फिर से एक बार आपके अपने YouTube चैनल में। गाइस उम्मीद करते हैं आप सभी अच्छे होंगे। तो आज की सेशन अपन डिस्कस करने वाले इलेक्ट्रोस्टैटिक के अंदर इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट। इससे पहले जो है 2 लेक्चर ऑलरेडी कंप्लीट हो चुके हैं गाइस। तो चलिए स्टार्ट करते हैं विदाउट एनी डिले। सबसे पहले अपन समझते हैं इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट क्या होता है। जो इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट होता है गाइस, इसका जो सिंबल होता है दैट इज P। इसको लिखने का जो तरीका, इसका जो फार्मूला होता है दैट इज मैग्नीट्यूड ऑफ वन चार्ज इनटू सेपरेशन बिटवीन देम। मतलब सीधी सी बात है कि जो इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट होता है ये दो पेयर ऑफ चार्जेस बोले तो जिसमें सेम मैग्नीट्यूड के दो चार्ज बट अपोजिट इन नेचर के किसी डिस्टेंस डी पे क्या होते हैं, सेपरेटेड होते हैं। तो हम यहाँ पे किसी एक चार्ज का मैग्नीट्यूड और उनके बीच का सेपरेशन दैट इज डी। तो यहाँ पे मेरे पास जो है इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट जो निकल के आ जाएगा मैग्नीट्यूड ऑफ Q इनटू डी। अगर इसके एसआई यूनिट की बात करें गाइस, तो डिस्टेंस को अगर मैं एसआई यूनिट में लिखूं दैट इज मीटर और चार्ज का जो यूनिट होता है एसआई दैट इज कूलॉम। तो मीटर कूलॉम क्लियर। अगर इसके डायमेंशन की बात करें तो कूलॉम बोले तो चार्ज क्या होता है A into T और लेंथ का कितना होता है L, कैपिटल L। ठीक है, तो ATL आया समझ में। अटल भाई साहब इसका डायमेंशन अटल है, क्लियर है। तो आप ऐसे समझ सकते हो, डायमेंशन निकालना कोई बड़ी बात नहीं अगर आपको फार्मूला याद है तो। ठीक है, नेक्स्ट बेटा बात करते हैं तो इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट जो होता है वेक्टर क्वांटिटी है, क्लियर। इसकी जो डायरेक्शन दी जाती है जस्ट इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में दी जाती है, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड की कहां से होती है प्लस से माइनस, बट इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट की कहां से होती है माइनस से प्लस। याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा। तो नेक्स्ट जो है आपके पास मोनोपोल। मोनोपोल का मतलब ये होता है, मोनो मतलब सिंगल। ठीक है, बहुत सारे ऐसे चार्जेस हमारी स्पेस में बिखरे पड़े हैं, कुछ प्लस भी होंगे कुछ माइनस भी होंगे, सबको समेट के प्लस करोगे है ना। अगर सम करने के बाद टोटल सम 0 आ गया तो इसका मतलब यही कि मोनोपोल वहां पे एग्जिस्ट नहीं कर रहा। अगर सम 0 नहीं है तो इसका मतलब वहां मोनोपोल एग्जिस्ट करेगा, क्लियर है। सिमिलर अगर बात करें डाइपोल, डाइपोल का मतलब होता है दो, ठीक है, पेयर में। तो अब मैं यहाँ पे डाइपोल कैसे निकालूंगा, P वेक्टर समेशन I इक्वल टू 1 से n QI RI। RI क्या है आपके पास, ये जो मैंने RI लिखा है ये क्या है, पोजीशन वेक्टर है, क्लियर है। चार्जेस का जो साइन के साथ लिखना है और साथ में जो पोजीशन वेक्टर लिखना है, चार्ज कहां पे रखे हुए, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन जो क्यूब से लेके ट्रायंगल से लेके पूछा जाएगा कि इसका डाइपोल मोमेंट कैलकुलेट करो है ना। बहुत सारे चार्जेस जो है डिफरेंट लोकेशन पे रख दिए जाएंगे और उसका डाइपोल मोमेंट जो है आपसे कैलकुलेट कराता है। तो बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला है बेटा, याद रखना, यहाँ से क्वेश्चन पूछे गए हैं। नेक्स्ट बात करते हैं कि मान लीजिए मेरे पास दो डाइपोल मोमेंट किसी एंगल पे इंक्लाइंड है, बात समझ आई, किसी एंगल पे रखे गए हैं। तो उस केस में आपको कुछ नहीं करना है, जस्ट आपको वेक्टर अलजेब्रा जो है यूज करना है। ये चीज मैंने पहले वाले केसेस में भी बताई है आपको, फोर्स के केस में इलेक्ट्रोस्टैटिक कूलॉम फोर्स में भी मैंने आपको ये चीज बताई है। तो वहां पे भी आपको ये सारी चीजें मैंने वहां पे डिस्कस की थी, सेम चीज यहाँ पे आएंगी। ठीक है, बस आपको रिप्रेजेंटेशन जो है अलग हो जाएगा। मान लीजिए मेरे पास P1 वेक्टर किसी एंगल पे है, ठीक है, तो इनका नेट जो है यहाँ से जा रहा है, तो इनका रिजल्टेंट जो लिखने का तरीका होता है दैट इज स्क्वायर रूट P1 का स्क्वायर P2 का स्क्वायर 2P1 P2 cos थीटा, वेयर थीटा इज द एंगल बिटवीन P1 एंड P2 वेक्टर। याद रखना बेटा। अब यहाँ पे कुछ कंडीशंस लेते हैं, कंडीशन बहुत काम की होगी, पता है क्यों? क्योंकि अगर तुझे डायरेक्ट याद रहेगा ना तो डायरेक्ट जो है तुम अपना टाइम बचा लोगे, आंसर लिख के आगे बढ़ जाओगे। यदि थीटा की वैल्यू 0 लेता हूं बेटा, 0 रखो है ना, तो cos 0 पे 1 हो जाएगा। तो डायरेक्ट इसको सॉल्व करोगे, यहाँ पे क्या बनेगा a b का होल स्क्वायर आइडेंटिटी बन जाएगी, स्क्वायर रूट काट पीट के p इक्वल टू P1 प्लस P2। यहाँ पे इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट की आपको मैक्सिमम वैल्यू मिल जाएगी, क्लियर है। दूसरा केस में थीटा इक्वल टू 90 हो जाता है, तो p इक्विवेलेंट जो आपके पास आएगा रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट दैट इज स्क्वायर रूट P1 का स्क्वायर प्लस P2 का स्क्वायर, क्लियर। मतलब यहाँ पे दो डाइपोल मोमेंट एक दूसरे के साथ 90 एंगल पे हैं और यहाँ पे क्या है थीटा इक्वल टू जब 0 मतलब एक दूसरे के पैरेलल रखे हुए हैं, क्लियर है, और यहाँ पे एक दूसरे से 90 एंगल पे रखे हुए हैं, क्लियर है बेटा। अच्छा, अगर मान लो P1 इक्वल टू P2 हो गया तो उस केस में इनका जो रिजल्टेंट आएगा P नेट दैट इज स्क्वायर रूट टू P बाहर आ जाएगा, ठीक है। आया समझ में? क्योंकि कई बार क्या होता है दोनों डाइपोल मोमेंट का क्या होता है मैग्नीट्यूड बराबर होता है। आया समझ? थीटा 90 है तो डायरेक्ट रिजल्ट क्या लिख दोगे रूट 2 इनटू P और P इक्वल टू क्या होता है QD है ना। और साइड ये D जो है आपका साइड भी हो सकता है कि ट्रायंगल दे दे है ना, ट्रायंगल की किसी साइड पे दो चार्जेस अपोजिट नेचर के रखते हैं जैसे मैग्नीट्यूड का, तो वहां पे आपको साइड लेना पड़ सकता है। आपको सेपरेशन देखना है, सीधी सी बात है। यदि थीटा इक्वल टू 180 हो जाएगा बेटा, अगर थीटा इक्वल टू 180 यहाँ पे रखोगे तो cos 180 में -1 होगी है ना। अब इसको सॉल्व करोगे तो स्क्वायर रूट P1 का स्क्वायर P2 का स्क्वायर 2P1 P2 यहाँ पे माइनस आ जाएगा, ठीक है। तो a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर माइनस 2ab, तो क्या बन जाएगा a माइनस b का होल स्क्वायर। यहाँ पे क्या आ जाएगा p नेट जब निकालोगे तो स्क्वायर रूट कट करके आ जाएगा P1 माइनस P2, ठीक है। अब ये जो है मेरे पास रिजल्टेंट आया है जब थीटा इक्वल टू आपके पास 180 था, क्लियर। तो उस केस में जो है आपके पास मिनिमम वैल्यू मिल जाएगी P1 माइनस P2। नेक्स्ट केस मैं आपको समझाता हूं, यदि थीटा इक्वल टू मान लीजिए आपको दे रखा है 60, बताएगा नहीं मतलब आपको कंडीशन कुछ दे रखा है,
ठीक है, जैसे इक्विलेटरल ट्रायंगल है, इक्विलेटरल ट्रायंगल में हर एक एंगल कितना होता है 60 डिग्री होता है। तो उस केस में आपके पास यदि थीटा इक्वल टू 60 मिल रहा है और p नेट की बात करें तो कितना आएगा, √3 into p आ जाएगा। ठीक है, जैसे सिमिलर क्वेश्चन यहाँ पे ऐसा पूछा गया था, तो मैं आपको बता दूं यहाँ पे मैंने एक इक्विलेटरल ट्रायंगल ले रखा है। इक्विलेटरल ट्रायंगल बोले तो हर एक एंगल कितने का होगा बेटा, 60 डिग्री का होगा। ध्यान से देखिए, यहाँ पे जो है माइनस का 2 की चार्ज इस कॉर्नर पे रखा हुआ है, यहाँ पे प्लस करके यहाँ पे प्लस करके आपसे पूछा जा रहा है कि फाइंड आउट द रिजल्टेंट या नेट इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट ऑफ द सिस्टम। अब इस पूरे सिस्टम को जो है रिजल्टेंट की इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट का नेट निकालना, तो क्या करोगे बेटा, कुछ नहीं करोगे, यहाँ पे इस चार्ज को ब्रेक कर लोगे क्योंकि मुझे जोड़े बनाना है, पेयर बनाना है। ठीक है, तो इसको -q, -q। ध्यान से देखो बेटा, ये दोनों पेयर बन गए, आया समझ। इस इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन इधर हो जाएगी और एक पेयर यहाँ पे बनेगा, इसकी डायरेक्शन किधर हो जाएगी, इधर हो जाएगी। क्लियर है। अब इन दोनों इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट की एक डायरेक्शन आपके पास है p1 वेक्टर मान लो, इसको आप p2 वेक्टर मान लो। अब ध्यान से देखो बेटा, ये p1 p2 आपस में बराबर है क्योंकि इस इक्विलेटरल ट्रायंगल की साइड कितनी दे रखी है, a दे रखी है, और ये मैग्नीट्यूड आपस में बराबर है। बात समझ आ रही है, समझ रहे ना, दोनों के बीच का सेपरेशन बराबर है, तो p1 p2 हो जाएगा और एंगल कितना दे रखा है, 60 दे रखा है। आया समझ। तो इन दोनों का जो रिजल्टेंट निकल जाएगा, यहाँ पे ऐसे बीचों बीच निकल जाएगा p नेट, और इसकी वैल्यू जो है मैंने यहाँ पे डायरेक्ट बता दी, आपको डायरेक्ट लिख देना अगर आपको याद है, √3 into p, है ना। अब इसकी डायरेक्शन की बात करोगे बेटा, p की वैल्यू क्या हो जाएगी, q into a, चार्ज का मैग्नीट्यूड, और साइड कितना है a, और डायरेक्शन क्या हो जाएगी, माइनस का j। डायरेक्ट लिख दिया तुमने यार, बात समझ आ रही है। इसलिए बोल रहे हैं, अगर तुम्हें ये जो कंडीशंस है एंगल के करस्पॉन्डिंग अगर याद रहेगी तो तुम डायरेक्ट जो है आंसर लिख दोगे बेटा। क्लियर। तो आई होप ये चीज आपको अच्छी समझ आई होगी, है ना। इस टाइप के क्वेश्चन यहाँ पे जो डाइपोल से रिलेटेड मैंने फार्मूला बताया, इस टाइप के क्वेश्चन आपको क्यूब से रिलेटेड करके आपसे जो है पूछे जाते हैं। ठीक है, तो आई होप गाइस ये चीज आपको अच्छे से क्लियर हो गई। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट कॉन्सेप्ट इज इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट। तो यहाँ पे आपके पास दो केसेस होते हैं गाइस, एक आपके पास एट एक्सियल पोजीशन, दूसरा आपके पास एट इक्वेटोरियल पोजीशन या परपेंडिकुलर बाइसेक्टर भी बोल सकते हो इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट के गाइस। ठीक है, ये वर्टिकल पोजीशन भी बोल सकते हो। ओके गाइस, यहाँ पे सबसे पहला केस देखते हैं अपन एट एक्सियल पोजीशन। तो मेरे पास एक इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट है, ठीक है, जिसके -q +q चार्जेस है सेम मैग्नीट्यूड के। इस पे एक सेंटर पॉइंट जो है मैंने O माना है एंड द सेपरेशन बिटवीन देयर इज 2a। इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट की जो लेंथ हमने मानी है 2a मानी है फॉर सिंपलिसिटी। इससे क्या होता है ना, कैलकुलेशन थोड़ा इजी हो जाती है ना। आपकी मर्जी, आप जो मानना चाहो, 2a भी मान सकते हो, 2l भी मान सकते हो, कई लोग d मानते हैं, है ना। तो हमने अपनी सिंपलिसिटी के लिए जो है 2a डिस्टेंस अपन यहां कंसीडर की है। सेंटर से, इसके डाइपोल के सेंटर से एक पॉइंट P है जहां पे मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है बेटा, और उसकी डिस्टेंस कितनी हमने मानी है, r मानी है। ठीक है, अब यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज की वजह से हम फार्मूला लगाएंगे, है ना। तो एक बार -q की वजह से यहाँ पे कैलकुलेट करेंगे और एक बार +q की वजह से यहाँ पे कैलकुलेट करेंगे। जब +q की वजह से कैलकुलेट करेंगे तो यहाँ से इसकी डिस्टेंस में r - a हो जाएगी और यहाँ से क्या हो जाएगी, r + a हो जाएगी। ये बोर्ड में जो है डायरेक्ट 5 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा जाता है, डायग्राम बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना बेटा। ठीक है, तो अब यहाँ पे जो है हमारे पास जो इलेक्ट्रिक फील्ड निकल के आती है आफ्टर सॉल्विंग, ठीक है, और यहाँ पे कंडीशन भी लगाते हैं इफ r इज ग्रेटर टू a, मतलब बहुत ज्यादा हाई है, तो उस केस में जो मेरे पास एक्सियल पोजीशन में इलेक्ट्रिक फील्ड निकल के आती है दैट इज 2kp डिवाइडेड बाय r की पावर 3। आया समझ। जब मैं k की वैल्यू रखूंगा तो 2p डिवाइडेड 4 पाई एप्सिलॉन r की पावर 3 हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे एक बात और समझने की है बेटा, ध्यान से देखो, यहाँ पे मेरे पास इलेक्ट्रिक डाइपोल की डायरेक्शन किधर है, माइनस से प्लस, तो ये वाली डायरेक्शन होगी। क्लियर है, अलोंग पॉजिटिव एक्स एक्सिस। क्लियर। अब जब मैं इलेक्ट्रिक फील्ड निकालूंगा, रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड कौन से पॉइंट पे, P पॉइंट पे, ठीक है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन भी पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में ही आ रही है। ठीक है, बात समझ आ रही है। तो इस केस में अगर देखा जाए एक्सियल पोजीशन में, तो इलेक्ट्रिक फील्ड और इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट एक दूसरे क्या होते हैं, पैरेलल होते हैं। मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है P इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट पैरेलल टू E वेक्टर। अब जब दो वेक्टर पैरेलल होते हैं, ये कंडीशन आपको वेक्टर में पढ़ाई जाती है, जब दो वेक्टर पैरेलल होते हैं तो P वेक्टर इक्वल टू क्या लिख सकते हो, लैम्डा ऑफ E वेक्टर। बात समझ आ रही है। दो पैरेलल वेक्टर की क्या है, कंडीशन है, लैम्डा आपके पास कुछ भी हो सकता है, कांस्टेंट है। क्लियर है। नेक्स्ट मेरे पास एक वर्टिकल पोजीशन है, ठीक है, तो यहाँ पे मेरे पास एक डाइपोल मोमेंट है, ठीक है, देन सेपरेशन बिटवीन देम इज 2a। इसके सेंटर से, O पॉइंट से मैंने एक पॉइंट r डिस्टेंस पे एक P माना है, ठीक है। अब यहाँ पे P पॉइंट पे प्लस की और माइनस की वजह से मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। ध्यान से देखो, है ना, प्लस की वजह से इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड किधर होगी, प्लस से दूर। आपको पता है इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होती है, प्लस से दूर, नेगेटिव की तरफ। तो इसकी वजह से यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड प्लस से दूर, तो मैंने यहाँ पे शो कर दी है। क्लियर है। अच्छा, माइनस की वजह से एक पॉइंट पे नेगेटिव की तरफ होगी। बात समझ आ रही है ना। तो इसकी डायरेक्शन हमने इधर बना दी है। अब यहाँ पे मुझे रिजल्टेंट निकालना, तो मैंने ये एंगल थीटा माना है और ये रेफरेंस लाइन ली है मैंने हॉरिजॉन्टल एक्स एक्सिस डायरेक्शन में,
है ना। अल्टरनेटिव एंगल प्रॉपर्टी लगाऊंगा, ये थीटा, ये भी थीटा और ये भी थीटा हो जाएगा भाई बाइसेक्टर एंगल प्रॉपर्टी से। ठीक है, तो मेरे पास थीटा थीटा, तो इसके दो कंपोनेंट आएंगे, एक ई cos थीटा, इसका परपेंडिकुलर कंपोनेंट ई sin थीटा। बेटा इस इलेक्ट्रिक फील्ड के भी दो कंपोनेंट है, एक ई cos थीटा और एक आपके पास ई sin थीटा। ध्यान से देखो यहाँ पे डिस्टेंसेस जो क्या है बराबर है, बात समझ आ रही है। चार्ज का मैग्नीट्यूड भी बराबर है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड भी क्या होगा, बराबर होगा। तो यहाँ पे वर्टिकल कंपोनेंट जो है इलेक्ट्रिक फील्ड के एक दूसरे को क्या कर देंगे, कैंसिल कर देंगे, सिर्फ हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट्स यहाँ पे क्या हो जाएंगे, ऐड ऑन हो जाएंगे। ठीक है, तो मेरे पास पी पॉइंट पे जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड निकल के आएगी वो अलोंग हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ही ऐड हो रहा है, दैट इज E net is equal to 2E cos थीटा। cos थीटा की वैल्यू मेरे पास ये है। ठीक है, E की वैल्यू आपको पता है, पॉइंट चार्ज में से इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होती है, k डिवाइडेड बाय r स्क्वायर। ठीक है, तो मेरे पास r स्क्वायर जो है इस बार ये वाला होगा। ठीक है, आप इसको आपको कुछ भी मान लो, z मान लो। ठीक है, तो यहाँ पे z स्क्वायर जो है आपके पास हो जाएगा, इसको स्क्वायर करोगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, z स्क्वायर इक्वल टू r स्क्वायर प्लस a स्क्वायर। ठीक है, ये जो पाइथागोरस थ्योरम मैंने यहाँ पे निकाला है बेटा, ये r है ये है, तो पाइथागोरस थ्योरम लगाओगे तो क्या हो जाएगा, स्क्वायर रूट r का स्क्वायर प्लस a का स्क्वायर। ठीक है, तो जब इसको सॉल्व करेंगे, सो आफ्टर सॉल्विंग इट विल गेट इक्वेटोरियल कितना हो जाएगा, k डिवाइडेड बाय r की पावर 3, है ना। यहाँ पे भी कंडीशन आपको लेनी पड़ेगी, r ग्रेटर ग्रेटर 2a। ठीक है, अब k की वैल्यू यहां पे रख दूंगा, p डिवाइडेड 4 पाई एप्सिलॉन r की पावर 3। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है कितनी होती है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसकी बोलोगे, e डायरेक्टली प्रोपोर्शनल बाय r की पावर 3 का। ठीक है, तो यहाँ पे अगर मैं इस रिलेशन की बात करें, एक्सियल और इक्वेटोरियल में निकाल सकता हूँ। यहाँ पे क्या था, 2kp डिवाइडेड बाय r की पावर 3 और यहाँ पे था kp डिवाइडेड बाय r की पावर 3। जब रेशियो निकालोगे e डिवाइडेड बाय इक्वेटोरियल तो 2:1 आएगा। इसका उल्टा भी पूछा जा सकता है, तो 1:2 हो जाएगा, सिंपल सी बात है। अब यहाँ पे एक चीज और समझने की है कि यहाँ पे आप देखिए माइनस क्यू है प्लस क्यू है। ठीक है, तो इसमें इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन जो होगी माइनस से प्लस की तरफ होगी, बोले तो अलोंग नेगेटिव एक्स एक्सिस, और यहाँ पे ई नेट किधर आ रही है, पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में आ रही है। तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड और इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट में जो रिलेशन होगा दैट इज एंटी पैरेलल का होगा बेटा। क्लियर है, एंटी पैरेलल बोले तो एक दूसरे के 180 एंगल पे होंगे। जब दो वेक्टर एंटी पैरेलल होते हैं उनके बीच रिलेशन क्या होता है, p वेक्टर इक्वल टू माइनस लैम्डा ऑफ e वेक्टर। लैम्डा आपके पास क्या है, जस्ट कांस्टेंट है। आई होप गाइस ये चीज आपको क्लियर हो गई होगी। यहां से रिलेटेड भी क्वेश्चन जो घुमा घुमा के डिफरेंट तरीके से पूछे जा सकते हैं। कभी-कभी डायरेक्शन बेस्ड भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि आपके पास इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट और इलेक्ट्रिक फील्ड इस केस में किस डायरेक्शन में कैसे होंगे। ठीक है, पैरेलल एंटी पैरेलल वगैरह से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, याद रखना बेटा। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट इज, मान लीजिए मेरे पास इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट के किसी r, थीटा बोले तो किसी जनरल पॉइंट में मैं इलेक्ट्रिक फील्ड जो है निकालने की कोशिश करूंगा। इससे पहले जो अपन ने पढ़ा है एक्सियल पॉइंट और वर्टिकल पॉइंट, अब ना तो एक्सियल है ना तो वर्टिकल है, किसी r, थीटा भी, क्योंकि ये रिजल्ट भी बहुत इंपॉर्टेंट है, यहां से भी क्वेश्चन गाइस पूछे गए हैं। ठीक है, तो यहाँ पे कोई पॉइंट है, ठीक है, जिसके कोऑर्डिनेट r, थीटा मैंने माने हुए हैं। ठीक है, तो डाइपोल की जो डायरेक्शन है पॉजिटिव x डायरेक्शन है, इसके दो कंपोनेंट आएंगे, इसका इधर p cos थीटा और इसके परपेंडिकुलर एक आपका p sin थीटा। तो इस पॉइंट पे रेडियल डायरेक्शन में एक इलेक्ट्रिक फील्ड का कंपोनेंट आएगा, एक आपके पास परपेंडिकुलर ई परपेंडिकुलर मैंने इसको नेम दिया है। ठीक है, ये रेडियल वाला है और आपके पास ई परपेंडिकुलर, इन दोनों का जो रिजल्टेंट आएगा दैट इज ई कैपिटल आर। आया समझ में, रिजल्टेंट की रेडियल डायरेक्शन जो डायरेक्शन मैंने रखा है अल्फा, बात समझ आ रही है, यहाँ मैंने एंगल कितना माना है, अल्फा माना है। क्लियर है, अब ये थीटा है तो गाइस ये भी थीटा हो जाएगा हॉरिजॉन्टल से। क्लियर है, आपको पता है कोई लाइन है उसके साथ अगर तो पैरेलल लाइन है, अगर ये थीटा है तो यहाँ पे जितने भी लाइंस होंगी पैरेलल लाइन सबके साथ एंगल थीटा ही बनने वाला है। तो ये कांसेप्ट जो है मैथ का अपन लगा रहे हैं। ठीक है, ओके। अब यहाँ पे बेटा जो ई रेडियल है, ई रेडियल जो होगा आपके पास क्या आएगा, ई आर इक्वल टू 2kp cos थीटा डिवाइडेड बाय r की पावर 3, और मेरे पास जो ई परपेंडिकुलर आएगा दैट वुड बी इक्वल टू कितना हो जाएगा, kp sin थीटा डिवाइडेड बाय r की पावर q। क्लियर है, तो मेरे पास यहाँ पे रेडियल और परपेंडिकुलर डायरेक्शन में जो इलेक्ट्रिक फील्ड के कंपोनेंट आएंगे वो ये आएंगे। अगर रिजल्टेंट मुझे चाहिए तो ई आर इक्वल टू स्क्वायर रूट ई आर का स्क्वायर प्लस ई परपेंडिकुलर का स्क्वायर हो जाएगा। अब यहाँ पे मुझे अल्फा बोले तो डायरेक्शन चाहिए, तो क्या हो जाएगा, tan अल्फा। tan अल्फा क्या होगा, परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाय बेस, परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाय बेस। तो यहाँ पे क्या लिखा है, ई परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाय ई आर। अब ई परपेंडिकुलर डायरेक्शन kp sin थीटा डिवाइडेड बाय r की पावर 3, ई आर की वैल्यू है 2kp cos थीटा डिवाइडेड बाय r की पावर 3। जब इन दोनों को भाग लगाओगे तो आंसर क्या आएगा, 1/2, है ना, ये 2 नीचे जाएगा और यहाँ पे क्या होगा, sin थीटा डिवाइडेड बाय cos थीटा, क्या हो जाएगा आपके पास tan थीटा। तो मेरे पास जो डायरेक्शन आ जाएगी दैट इज tan अल्फा इक्वल टू 1/2 tan थीटा। क्लियर, ये रिजल्ट बहुत काम का, याद रखना बेटा अगर याद रह जाए तो, अदरवाइज ये डायग्राम आपको अच्छे से आना चाहिए। क्लियर है, कांसेप्ट आपको अच्छे से क्लियर होना चाहिए। नेक्स्ट मान लीजिए मुझे ई आर की डायरेक्शन चाहिए, कहां से, हॉरिजॉन्टल से, तो इसकी डायरेक्शन क्या हो जाएगी बेटा, पूरा टोटल एंगल लेना पड़ेगा थीटा प्लस अल्फा। अल्फा आपको यहां से मिल जाएगा tan अल्फा इक्वल टू 1/2 tan थीटा। ठीक है, थीटा की वैल्यू जो आपको एग्जाम में प्रोवाइड करता हो। ठीक है बेटा, तो आई होप ये चीज आपको अच्छे से क्लियर हो गई, बड़ा इंपॉर्टेंट डिस्कशन है, ये कांसेप्ट भी आपको क्लियर होना चाहिए। नेक्स्ट कांसेप्ट है गाइस, मान लीजिए किसी इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट को ऐसे इलेक्ट्रिक फील्ड में प्रेजेंट
नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है गाइस, मान लीजिए किसी इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट को इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा जाता है। अब ये इलेक्ट्रिक फील्ड आपके पास यूनिफॉर्म भी हो सकती है, दूसरी नॉन यूनिफॉर्म भी हो सकती है। तो सबसे पहले हमने क्या किया है, किसी इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट को नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में क्या कर दिया, प्लेस कर दिया है। तो यहाँ पे होगा क्या बेटा, जब आप किसी इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट को नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में प्लेस करते हो तो इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी क्या होती है, कहीं पे ज्यादा होती है, कहीं कम होती है। इन केस आप नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है तो इस पे फोर्स भी कहीं पे ज्यादा लगे, कहीं पे कम लगे। तो ओवरऑल अगर बात करेंगे इस पे नेट फोर्स की इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट पे, तो दैट इज नॉट इक्वल टू 0। आया समझ, मतलब रिजल्टेंट फोर्स किसी ना किसी डायरेक्शन में आपका आएगा ओवरऑल, ठीक है, नेट फोर्स 0 नहीं होगा, ठीक है। अगर टॉर्क की बात करें बेटा, टॉर्क जो इसको रोटेट भी कराएगा यार, ऐसे इलेक्ट्रिक फील्ड जो है इसको रोटेट भी कराएगी नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में, तो टॉर्क नेट इक्वल टू नॉट 0। तो आपको याद रखना है बेटा, क्योंकि कई बार थ्योरेटिकल क्वेश्चन यहाँ से पूछे जाते हैं। आपको ये भी देखना है कि कंडीशन मुझे क्या दी हुई है, ठीक है। आपको बोलेगा कि कोई इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट है एक नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा गया है, तो दिस आपकी थ्योरी इज करेक्ट, ठीक है। तो आपको क्या देखना है, वहां पे एफ नेट इक्वल टू नॉट 0 और टो नेट इक्वल टू नॉट 0। कॉन्सेप्ट तो है, आपको समझ आना चाहिए बेटा ऐसा क्यों हो रहा है। नेक्स्ट है इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। मान लीजिए मेरे पास एक ऐसा रीजन है जहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड कैसी यूनिफॉर्म है, डायरेक्शन भी कांस्टेंट है, मैग्नीट्यूड भी कांस्टेंट है। अगर उस केस में आप किसी इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट को प्लेस करते हो तो यहाँ पे क्या होगा बेटा, इस पे कितना फोर्स लगेगा, QE प्लस का QE है ना। इलेक्ट्रिक फील्ड जो है प्लस Q पे अपनी ही डायरेक्शन में फोर्स लगाती, कितना लगाएगी, प्लस का QE। आया समझ, इस पे किधर लगेगी, माइनस पे अपनी अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगाएगी। ध्यान से देखो, साइन वाइज अपोजिट डायरेक्शन है, बट आपका मैग्नीट्यूड लोगे तो सेम आएगा। इसका मतलब इस पे लगने वाला नेट फोर्स क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, बट टॉर्क ओवरऑल 0 नहीं होगा बेटे, घूम जाएगा, घुमा देगी इलेक्ट्रिक फील्ड इसको अपने रीजन में। आया समझ में। तो जब यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड होती है तो एफ नेट आपका 0 होता है डाइपोल पे, बट टॉर्क नेट जो है इक्वल टू नॉट 0, ठीक है। अब ये नॉट 0 होता है, मतलब टॉर्क नेट इक्वल टू नॉट 0, तो आपको इसकी वैल्यू निकालनी होगी, है ना। अभी बहुत सारी बातें करना है, टॉर्क नेट कितना होगा, आया समझ, वर्क डन कितना होगा इसको घुमाने में इलेक्ट्रिक फील्ड रीजन में, दूसरा इसकी पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी, आया समझ में। तो ये सारे केसेस जो करते हैं। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है, मान लीजिए गाइस किसी इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट को यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रख दिया तो उस पे लगने वाला नेट टॉर्क कितना होगा, ठीक है। तो यहाँ पे जो है दो पेयर ऑफ फोर्सेस बनेगी, एक आपके पास प्लस QE है ना, इलेक्ट्रिक फील्ड जो है प्लस Q पे चार्ज अपनी डायरेक्शन में लगाएगी, दैट इज प्लस का QE, और माइनस पे अपनी अपोजिट डायरेक्शन में लगाएगी, दैट इज माइनस का QE। ऐसा समझिए ये दोनों कपल ऑफ फोर्सेस जो है टॉर्क बनाएंगे, है ना। तो इन दोनों के बीच में जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगा, मैंने वहां पे r परपेंडिकुलर माना है, और डाइपोल की जो डिस्टेंस ली है दैट इज 2a। आया समझ, r परपेंडिकुलर जो आएगा, आप ध्यान से देखो r परपेंडिकुलर कैसे निकालोगे, मैं यहाँ पे sin थीटा लगा सकता हूँ। sin थीटा इक्वल टू कितना आएगा, sin थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाय हाइपोटेन्यूज, ठीक है। तो मेरे पास r परपेंडिकुलर कितना आएगा, 2a sin थीटा। मेरे पास एक ट्रायंगल बन रहा है बेटे, हमने यहाँ पे ट्रायंगल बनाया होता है, r परपेंडिकुलर इक्वल टू 2a sin थीटा। क्लियर है, 2a आपके पास क्या है, डाइपोल की क्या है, डिस्टेंस या लेंथ है। अब मेरे पास ये फार्मूला होता है टॉर्क इक्वल टू r क्रॉस f, मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूं, r परपेंडिकुलर f, r परपेंडिकुलर कितना है, 2a sin थीटा इनटू QE, फोर्स की वैल्यू कितनी, QE इलेक्ट्रिक फोर्स, एज टॉर्क इक्वल टू 2a इनटू q। अब 2a इनटू q क्या होता है, p होता है इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट होता है, और आपके पास p sin थीटा। ध्यान से देखो, p sin थीटा n कैप क्या है, आपकी डायरेक्शन। अगर आपका डाइपोल ऐसे घूम रहा है तो इसकी डायरेक्शन नेगेटिव k कैप में आ जाएगी, तो ये जो n कैप है डायरेक्शन को बता रहा है। यहाँ पे ध्यान से देखो, टॉर्क इक्वल टू p sin थीटा n कैप, एक इसको रिप्रेजेंट करता है, एक्चुअल में ये क्रॉस प्रोडक्ट को रिप्रेजेंट करता है। तो यहाँ पे टॉर्क इक्वल टू मैं वेक्टर के टर्म्स में कैसे लिख सकता हूँ, टॉर्क इक्वल टू p क्रॉस e। आया समझ में, यहाँ पे जो मैंने थीटा लिखा है दैट इज द एंगल बिटवीन p एंड e। आया समझ में। तो मैं अब यहाँ से इसकी मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू निकालता हूँ। इफ थीटा इक्वल टू 0 रखूंगा तो sin 0 क्या होता है, 0 होता है, तो टॉर्क क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा बेटा, मिनिमम टॉर्क होगा। यदि मेरे पास थीटा की वैल्यू 90 लेता हूं तो थीटा की वैल्यू 90 लूंगा, यहाँ पे sin 90 मैक्सिमम 1 होता है, तो टॉर्क की मैक्सिमम वैल्यू कितनी आ जाएगी, p आ जाएगी, ठीक। कभी-कभी ये क्वेश्चन पूछा जाता है। तो मैं यदि यहाँ पे थीटा इक्वल टू 180 लेता हूं तो क्या होता है, टॉर्क अगेन आपका 0 हो रहा है। तो अब यहाँ पे मैं टॉर्क वर्सेस थीटा ग्राफ अगर मैं प्लॉट करूंगा तो मेरे पास जो कुछ इस टाइप का ग्राफ जो है आने वाला है, 0 पे 0, 90 पे मैक्सिमम, फिर आपका 180 पे 0 हो रहा है, ठीक है। तो इस टाइप का जो है ग्राफ आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा, टॉर्क वर्सेस थीटा। आई होप ये चीज आपको क्लियर हो गई होगी। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट में मान लीजिए हम यहाँ पे इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट को रोटेट कराते तो उसमें कितना वर्क डन करना पड़ेगा, है ना, टू रोटेट इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट इन अ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, दैट इज गिवन एट वर्क डन इक्वल टू P1 - cos थीटा। आया समझ में, कितना आएगा, P1 - cos थीटा। यहाँ पे आपको पता है इलेक्ट्रिक फील्ड कैसी कंजर्वेटिव इन नेचर, और कंजर्वेटिव इन नेचर में अगर आप पोटेंशियल एनर्जी लिखूंगा दैट इज नेगेटिव ऑफ वर्क डन।
ठीक है। तो यहाँ पे मैं इसको जो है आगे बढ़ाऊंगा, तो यहाँ से मेरे पास जो फार्मूला है पोटेंशियल एनर्जी दैट इज u इक्वल टू माइनस ऑफ p वेक्टर डॉट e वेक्टर, तो आ जाएगा मेरे पास p cos थीटा, क्योंकि यहाँ से डॉट प्रोडक्ट हटाऊंगा तो मेरे पास क्या निकलेगा p cos थीटा। आपको पता है डॉट प्रोडक्ट की प्रॉपर्टी, जब दो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट करते हो तो आप उसको cos थीटा के टर्म्स में लिख सकते हो, तो माइनस p cos थीटा। अब यहाँ पे थीटा की वैल्यू को मैं 0 लेता हूँ, आया समझ, तो ये होता है मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी कंडीशन। क्यों, यहाँ पे जब 0 रखोगे तो क्या आ जाएगा माइनस का p, है ना, इसको बोलते हैं स्टेबल इक्विलिब्रियम, याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट बेटा। नेक्स्ट मान लीजिए कि थीटा इक्वल टू 180 आपने पुट किया, तो ये होती है मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी कंडीशन। जब आप 180 पुट करोगे ना तो cos 180 क्या होता है -1, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, तो u इक्वल टू प्लस का pe आ जाएगा, इसको बोलते हैं अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। आया समझो, पोटेंशियल एनर्जी जब मैक्सिमम होती है तो अनस्टेबल इक्विलिब्रियम होता है, जब आपके पास माइनस p होता है तो स्टेबल इक्विलिब्रियम होता है। इसका मतलब ये है कि इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट स्टेबल इक्विलिब्रियम का मतलब ये है इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट और इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन एक ही हो गई, आया समझो, उसको रोटेट नहीं कराएगी और वो आपके पास जो है आपका स्टेबल इक्विलिब्रियम में आ जाएगा। यहाँ पे क्या होगा अनस्टेबल, मतलब एक दूसरे के क्या होंगे एंटी पैरेलल होंगे, इन दिस केस इलेक्ट्रिक फील्ड और इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट गाइस, ठीक है। आई होप ये चीज आपको अच्छे से क्लियर हो गई होगी, ठीक है। नेक्स्ट कांसेप्ट इज ऑसिलेशन ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट इन अ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड गाइस, ठीक है। मान लीजिए किसी इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट को हमने यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा है, उसको स्लाइटली थीटा एंगल से हमने क्या कर दिया डिस्प्लेस कर दिया, अब ये ऑसिलेशन करने लगा, तो ऑसिलेशन करने लगा तो यहाँ पे आपसे बहुत सारी चीजें पूछी जा सकती हैं, एंगुलर फ्रीक्वेंसी क्या होगी, उसकी ऑसिलेशन की फ्रीक्वेंसी क्या होगी, टाइम पीरियड क्या हो सकता है ना, तो सारे क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं बेटा, ठीक है। तो सिंपल सा क्वेश्चन हम टॉर्क से स्टार्टिंग करेंगे, टॉर्क इक्वल टू क्या होता है p sin थीटा, क्लियर है। अब यहाँ पे रोटेशन मोशन में आपको पढ़ा है क्या होता है टॉर्क इक्वल टू I टू अल्फा मोमेंट ऑफ इनर्शिया इनटू एंगुलर एक्सीलरेशन, जिस एंगुलर एक्सीलरेशन से वो क्या कर रहा है रोटेट कर रहा है। अब यहाँ पे हम एक अप्रोक्सीमेशन है एग्जांपल लेते हैं कि थीटा क्या है वेरी स्मॉल है, मैंने आपको बताया कि स्लाइटली डिस्प्लेस किया मतलब थीटा बहुत छोटा एंगल होगा, तो इफ थीटा इज वेरी स्मॉल ऑन दैट केस sin थीटा इक्वल क्या हो जाएगा थीटा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, अब मेरे पास देखो अल्फा की वैल्यू क्या होती है ओमेगा स्क्वायर इनटू थीटा, आया समझ में, यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट थीटा है आपके पास, यहाँ पे लीनियर ऑसिलेशन नहीं है गाइस, यहाँ पे जो है एंगुलर ऑसिलेशन हो रहा है, इसलिए यहाँ पे मैंने थीटा लिया, अगर लीनियर होता तो यहाँ पे x आपका लेता है, ठीक है, क्योंकि आपके पास ऑसिलेशन जो है आपने पढ़ा होगा एंगुलर भी होता है लीनियर भी होता है ना। sin थीटा की जगह मैंने थीटा रख दिया, थीटा ने थीटा को बल्ले बल्ले कर दिया बेटा, ठीक है, थीटा ने थीटा को उड़ा दिया। अब यहाँ पे मेरे पास क्या बचेगा ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू p डिवाइडेड बाय i, ओमेगा का स्क्वायर हटाओगे यहाँ पे स्क्वायर रूट लग जाएगा, दैट इज स्क्वायर रूट p डिवाइडेड बाय i, मेरे पास क्या आ जाएगी एंगुलर फ्रीक्वेंसी आ जाएगी। अगर मेरे को फ्रीक्वेंसी चाहिए तो ओमेगा इक्वल टू क्या होता है 2 पाई f होता है बेटा, ठीक है, f इक्वल टू क्या आ जाएगा ओमेगा बाय 2 पाई, ठीक है, तो 1 बाय 2 पाई स्क्वायर रूट p डिवाइडेड बाय i, मेरे पास क्या आ जाएगी आपके पास एंगुलर फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑसिलेशन आ जाएगी। मेरे को टाइम पीरियड चाहिए तो टाइम पीरियड क्या होता है 1 बाय f फ्रीक्वेंसी का रेसिप्रोकल, तो t इक्वल टू 2 पाई स्क्वायर रूट i बाय pe, आई क्या है आपके पास मोमेंट ऑफ इनर्शिया, मैंने आपको पहले बताया है, ये मेरे पास क्या है डाइपोल मोमेंट है, एस प्लस का क्यू और ये मेरे पास माइनस क्यू, समझो इधर इसकी कुछ डिस्टेंस होगी दैट इज 2a, और मान लो ये सेंटर ऑफ मास के अबाउट क्या कर रहा है रोटेट कर रहा है, ये डिस्टेंस a हो जाएगी, ये डिस्टेंस a हो जाएगी। हो सकता है आपको वो एग्जाम में कुछ अलग डिस्टेंस दे डी दे तो d/2 हो जाएगा, हो सकता है l दे तो l/2 हो जाएगी। मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो है आपको किसका लिखना है, दो पार्टिकल सिस्टम मान के इसको क्या है उड़ा देना है बेटा, ठीक है, तो इसका कितना हो जाएगा m स्क्वायर प्लस m स्क्वायर, इस केस के लिए जो मैंने कंसीडर किया, ये चीज आपको करना पड़ेगा वहां पे मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालने के लिए। कभी कभी तो क्या है मोमेंट ऑफ इनर्शिया के टर्म्स में देता है, आया समझ में, और कभी कभी जो है आपको मोमेंट ऑफ इनर्शिया की वैल्यू पुट करनी पड़ सकती है, तो सेंटर ऑफ मास के अबाउट क्या है इसका रोटेशन मानना है और दो पार्टिकल सिस्टम से आपको खेल जाना है भाई, ठीक है। और कभी कभी p को भी हटा देता है, p बोले तो इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट, इसकी वैल्यू क्या होगी q * 2a, क्लियर है गाइस, तो आई होप ये चीज आपको अच्छे से क्लियर हो गई होगी, है ना। तो ये था आपके इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट से रिलेटेड सारी कंडीशन हमने सारे केसेस हमने यहाँ पे कंप्लीट किए हैं। तो आई होप गाइस आपको जो है लेक्चर अच्छे समझ आया होगा, ठीक है। तो चलिए फिर मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, गुड लक। तो वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना ताकि सारी वीडियो आप तक पहुंच सके गाइस। ओके, बाय बाय, थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो।